क्लास 11 के सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हम जैसा कि रसायन की अवधारणा के टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे, कुछ परिभाषाएं चल रही थी। उन्हीं परिभाषाओं के क्रम में एक नई परिभाषाओं के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आइए तो इस वीडियो के अंतर्गत हम देखते हैं, कुछ और परिभाषाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहली परिभाषा के बारे में बात करते हैं। पहली परिभाषा है यौगिकों के रासायनिक सूत्र। तो तत्वों के प्रतीकों का वह समूह जो यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित करने का कार्य करता है। तत्वों के प्रतीकों का वह समूह जो यौगिकों में उपस्थित अणुओं को प्रदर्शित करने का कार्य करता है, उसे हम यौगिक के रासायनिक सूत्र के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, आपने देख के बता दिया कि यह फॉर्मूला प्रमुख रूप से नमक का है। इसका निर्माण, इस यौगिक का निर्माण किस किस से हुआ? एक पाए जाने वाले प्रमुख रूप से परमाणु सोडियम का है और एक परमाणु प्रमुख रूप से पाए जाने वाली आपकी क्लोरीन का है। दो परमाणुओं को, एक सोडियम और एक क्लोरीन के परमाणुओं को जोड़ने पर जिस यौगिक के निर्माण का कार्य किया गया, इसे प्रमुख रूप से आप किसके नाम से, NaCl के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये जो यौगिक है, इस यौगिक में उपस्थित जो तत्व हैं, इन तत्वों के प्रमुख रूप से पाए जाने वाले अणु जो हैं, जो यह प्रदर्शित करने का कार्य कर रहे हैं, यही प्रमुख रूप से आपस में मिलकर जिस सूत्र के निर्माण का करते हैं, उसे हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले यौगिकों के रासायनिक सूत्र के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। बात आती है रासायनिक सूत्र के प्रकार के बारे में। तो रासायनिक सूत्र के प्रकार में सबसे पहली परिभाषा आती है मूलानुपाती या सरलतम सूत्र के बारे में बात करते हैं। मूलानुपाती, मूल मतलब क्या होता है? प्रमुख रूप से पाए जाने वाले नीचे की ओर। अनुपात मतलब जो पाए जाने वाला प्रमुख रूप से जो उपस्थित जो अणु हैं, उनके मध्य में पाए जाने वाला अनुपात कितना है। मूल मतलब नीचे की ओर। देखना जरा, वह सूत्र जिसके द्वारा किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं के सरल अनुपात का बोध होता है। वह सूत्र जिसके द्वारा किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं के सरल अनुपात का बोध होता है, उस यौगिक को प्रमुख रूप से उसका मूलानुपाती या सरलतम सूत्र के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जैसा कि यहाँ पे सामने एक उदाहरण दिया गया C6H12O6 का, यह ग्लूकोज का उदाहरण है। तो मूल मतलब कहाँ देखना है? नीचे। देखो जरा, कार्बन कितना है? 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 12। ऑक्सीजन कितने हैं? 6। अनुपात, मूल का अनुपात, तो मूल का अनुपात बनाओ तो क्या बन जाएगा? 6:12:6 बन गया। अब आप कहोगे सर इसको हम सरल कर सकते हैं, तो इसलिए इसके आगे क्या वर्ड लगा है? सरलतम सूत्र। सरल कर दो, 6 का भाग दे दो तीनों में, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6 हो गया। 1:2:1। यही प्रमुख रूप से पाए जाने वाले किसके लिए? ग्लूकोज के लिए। कौन सा सूत्र कहलाएगा? सरल अनुपात का सूत्र कहलाएगा। इसका प्रमुख रूप से अगर मूलानुपाती सूत्र बनाओ तो मूलानुपाती सूत्र कैसा बनेगा? का देखो, 1 किसकी जगह लिखा है? कार्बन की जगह। 2 किसकी जगह लिखा है? हाइड्रोजन की जगह। 1 किसकी जगह लिखा है? ऑक्सीजन की जगह। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CH2O। ये प्रमुख रूप से पाए जाने वाला इसका मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा। ये इसका प्रमुख रूप से पाए जाने वाला सरल अनुपात होने का क्या करेगा? कार्य करेगा। इस प्रकार से हम किसी भी तत्व का मूलानुपाती सूत्र और सरलतम सूत्र जो होते हैं वो निकालने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। अच्छा, आगे के टॉपिक में आओ, अगले टॉपिक में चलते हैं। चलो देखो भाई, आणविक सूत्र के बारे में बात आ रही। आणविक सूत्र या अणुसूत्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो लिखा है वह सूत्र जिसके द्वारा यौगिकों के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या का बोध होता है, उसे हम प्रमुख रूप से अणुसूत्र के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। वह सूत्र जिसके द्वारा यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या का बोध, मतलब यहाँ पे हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले तत्व के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को ज्ञात करने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। उसी को प्रमुख रूप से हम अणुसूत्र के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे मेथेन को निकाल लिया इन्होंने, मेथेन को लिया तो मेथेन का फॉर्मूला प्रमुख रूप से क्या होता है? CH4 होता है। इसमें मैं पूछूं कार्बन कितना है भैया, तो आप कहोगे सर कार्बन की जगह कुछ नहीं लिखा, तो इसको हम 1 मान लेंगे। हाइड्रोजन के नीचे 4 लिखा है, तो हाइड्रोजन बराबर हमने कितना मान लिया? 4 मान लिया। तो इस प्रकार से हमने पाए जाने वाले इस यौगिक में उपस्थित जो तत्वों के प्रमुख रूप से परमाणुओं की संख्या थी, उनकी वास्तविक संख्या को प्राप्त करने का कार्य किया। तो इनकी जो वास्तविक संख्या में प्रमुख रूप से प्राप्त हुई, यही पाई जाने वाली वास्तविक संख्या जो होती है, इसी को हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले अणुसूत्र या आणविक सूत्र के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ये बात समझ में आ गई। आणविक सूत्र की विशेषता देखो, आणविक सूत्र के अंतर्गत पाई जाने वाली विशेषता के बारे में बात कर रहे हैं। आणविक सूत्र के अंतर्गत पाई जाने वाली विशेषता क्या है? जब आणविक सूत्र के अंतर्गत पाई जाने वाली विशेषता के बारे में बात करें, तो सबसे पहली बात कि जो आणविक सूत्र होता है वह प्रमुख रूप से यौगिक में उपस्थित तत्वों के अनुपात को प्रमुख रूप से बताने का क्या करता है? कार्य करता है। अभी आपने अनुपात निकाला था तत्वों के अंतर्गत पाए जाने वाले परमाणुओं का अनुपात, कितनी मात्रा में प्रमुख रूप से पाए जाने वाले परमाणु उपस्थित हैं, उनका अनुपात प्रमुख रूप से हम इसके द्वारा निकालने का क्या कर सकते हैं? कार्य कर सकते हैं। दूसरा,
यह किसी तत्व या यौगिक के अणुओं में उपस्थित तत्वों की परमाणु संख्या को व्यक्त करता है। मतलब ये बता देता है कि भाई कोई परमाणु है तो उसमें कोई अणु है तो उसमें कितने परमाणु प्रमुख रूप से उपस्थित रहने का कार्य करेंगे। जैसे देखो पी लिखा है फास्फोरस, फास्फोरस के नीचे कितना लिखा है 4, तो कितना कह दोगे भाई कितने फास्फोरस उपस्थित हैं 4। ऑक्सीजन के नीचे कितना लिखा है 2, तो आप कितना कह दोगे भैया ऑक्सीजन कितने उपस्थित हैं 2। तो इस प्रकार से हम पाए जाने वाले परमाणुओं के अणुओं के अंतर्गत उपस्थित परमाणुओं की संख्या को ज्ञात करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तीसरा आता है यौगिकों के अणुभार को ज्ञात करने के लिए। इसके द्वारा प्रमुख रूप से यौगिकों के अणुभार को भी हम ज्ञात करने का कार्य कर लेते हैं। जैसे आपने दिया प्रमुख रूप से पाए जाने वाले यौगिक है, जल हमारा प्रमुख रूप से यौगिक है, इसका अणुभार निकालना है। तो हमने आपको बताया है कि अणुभार निकालना है ना, तो अणुभार का मतलब प्रमुख रूप से देखो हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है 1.008 होता है। चूंकि 1.008 को हम अप्रॉक्स में मान लेते हैं 1 रखा, 1 कितने हाइड्रोजन है 2, तो गुणा कर दिया कितने 2 से, प्लस यौगिक है तो उसको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कितनी मात्रा में 16, तो 2 एकम 2, 16 और 2 18, टोटल आंसर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले यौगिकों के अणुभार को ज्ञात करने के लिए भी इसको उपयोग में लाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। क्लियर हुआ। चलो आगे आओ, आणविक सूत्र की सीमाओं के बारे में बात करते हैं। आणविक सूत्र की सीमा में आओ तो ये निम्नवत है। नंबर 1, सबसे पहली प्रमुख रूप से पाई जाने वाली सीमा क्या है, यौगिकों की भौतिक अवस्था का ज्ञान नहीं होता। अब देखो जल है, आपने H2O देख लिया, लिख दिया हमने फॉर्मूला, लो H2O लिख दिया। बताओ भैया ये जल ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है कि गैस की अवस्था में है, बता सकते हो। कहोगे सर सूत्र देख के कैसे बता दें, तो आप जब जल की भौतिक अवस्था नहीं बता सकते हो तो ये अणुसूत्र के अंतर्गत प्रमुख रूप से पाई जाने वाली क्या हुई, कमी हुई। तो पाए जाने वाला अणुसूत्र जो होता है वो किसी भी यौगिक के पाई जाने वाली भौतिक अवस्था को बताने का कार्य नहीं करता, पहली बात। दूसरी चीज पे आ जाओ, यौगिकों के ताप दाब की जानकारी नहीं देता। ये पता नहीं चलता इस सूत्र को देख के कि पाए जाने वाला ये जल कितने ताप पे प्रमुख रूप से इसने बनने का कार्य किया, नहीं पता। ये भी पता नहीं है कि भाई ये कितने दाब के अंतर्गत इसने बनने का कार्य किया, ये भी हमें नहीं पता। मतलब यहाँ पर प्रमुख रूप से अणुसूत्र जो होता है वह यह नहीं बता पाता कि उसका निर्माण कितने ताप पर हो रहा, तो यह भी नहीं बता पाता कि उसके दाब प्रमुख रूप से कितने दाब की हमें प्रमुख रूप से क्या होती है, आवश्यकता होती है। यह प्रमुख रूप से इसकी पाई जाने वाली अणुसूत्र की या आणविक सूत्र की क्या होती हैं, कमियाँ होती हैं, या इसकी लिमिटेशन है कि भाई इन नियमों इन चीज़ों के बारे में ये बताने का कार्य नहीं करेगा। चलो आओ संरचना सूत्र पे आ जाओ। तो भैया संरचना सूत्र तो किसी भी यौगिक में पाए जाने वाले जो प्रमुख रूप से अणु हैं, अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की जो व्यवस्था होती है उसको व्यक्त करने वाला सूत्र प्रमुख रूप से संरचना सूत्र के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। जैसे मीथेन है, मीथेन में प्रमुख रूप से जो यौगिक है इसमें प्रमुख रूप से पाए जाने वाले कौन कौन से परमाणु उपस्थित हैं, तो आप कहोगे सर इसमें कार्बन उपस्थित है और पाया जाने वाला हाइड्रोजन। मैं पूछूं कितनी मात्रा में, कार्बन की जो कुछ नहीं लिखा तो कार्बन की मात्रा कितनी मान लेंगे, 1 मान ली कि नहीं मान ली। हाइड्रोजन के नीचे कुछ नहीं लिखा, हाइड्रोजन के नीचे लिखा है 4, तो हमने क्या मान लिया 4। मतलब 1 कार्बन का प्रमुख रूप से पाए जाने वाला परमाणु ले लो और 4 प्रमुख रूप से पाए जाने वाले हाइड्रोजन के परमाणु ले लो। इनको जब आपस में जोड़ने का कार्य करेंगे तो बनने वाला जो सूत्र होगा उसको हम क्या कहेंगे, संरचना सूत्र के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। यह मीथेन की संरचना सूत्र जो होता है, मीथेन का संरचना सूत्र इस प्रकार से प्रमुख रूप से बनने का क्या करता है, कार्य करता है। इसी प्रकार से अगर हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले किसके बनाने का कार्य करें, जल का बनाने का कार्य करें, तो 2 H हो गए भैया, 1 H सिंगल बॉन्ड 1 H, ठीक है। यहाँ से प्रमुख रूप से बनाओगे 1 O का इसका पूरा हो जाएगा, ऐसे नहीं बनेगा। 2 हाइड्रोजन प्रमुख रूप से इसको देने का कार्य करेंगे। H2O का बनाना है अपन को, हाँ तो सही तो बना रहे हैं। H2O का जो प्रमुख रूप से ऐसे नहीं बनेगा, ये गलत बन गया। देखो H2O का बनाना है अपन को, किसका बनाना है, H2O। चलो H2O, 1 ऑक्सीजन रखो बीच में, रख दी, 1 H इस तरफ, 1 H इस तरफ, एक संयोजकता इसकी, एक संयोजकता इसकी। चूंकि पाए जाने वाले ऑक्सीजन के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6। पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 2। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का प्रमुख रूप से क्या हो जाएगा, साझा। इस प्रकार से प्रमुख रूप से ये सूत्र जो होगा वह बनने का क्या करेगा, कार्य करेगा। तो ये H2O का संरचना सूत्र जो होगा वह प्रमुख रूप से बनने का क्या करता है, कार्य करता है। इस प्रकार से हमारे आज का जो टॉपिक होता है वह प्रमुख रूप से पूरा होता है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैं पुनः आपके सामने अगले वीडियो में लेकर उपस्थित होऊंगा। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और आशा करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ने का कार्य कर रहे होंगे और घर पे सुरक्षित बने रहने का कार्य करिए।
इसी आशा के साथ मैं पुनः अपने नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू।